बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 9 का क्षितिज पुस्तक का सांवले सपनों की याद लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद यह डायरी शैली में एक संस्मरण लिखा है। उनकी मृत्यु से उन्हें जो दुख हुआ उसको उसने सांवले सपनों की याद में व्यक्त किया है। अब शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक कह रहे हैं कि सुनहरे परिंदे हैं, सुंदर सुंदर परिंदे, उनके खूबसूरत पंख पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, यानी कि सांवले सपनों का एक भीड़ मौत की एक खामोश वादी, मौत जहाँ पर सब खामोश होता है वहाँ अग्रसर है। उसे कोई रोक और टोक सकता ही नहीं। और इस भीड़ में सबसे आगे जा रही हैं सालिम अली, और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। जैसे कोई सैलानी, उसका कोई सफ़र का अंत ही नहीं होता और अपना बोझ उठाकर चलता रहता है, उसी प्रकार सालिम अली मौत की खामोश वादी में चलते जा रहे हैं। और यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी कि जब इंसान मौत की तरफ जाता है तो वो सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। अब वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद भी मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत कैसे गा सकेगा। यानी कि जब कोई इंसान मौत की गोद में जा बसता है तो कोई भी अपने जिस्म की हरारत या दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस नहीं ला सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? हाँ, ज़रूर कर सकता है। ऐसा एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। सालिम अली को पक्षियों से बहुत प्रेम था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे यानी कि बर्तन फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ये सब मिथक हैं, पता नहीं सच में हुए भी कि थे या नहीं। इसीलिए उम्र को क्षति तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी कि वो 100 वर्ष के होने वाले थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी, मतलब वो दूरबीन से पक्षियों को देखते थे और उनकी, जबकि वो इतनी बीमार पड़ चुके थे, तब भी वो आंखों पर दूरबीन चढ़ा के पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत करते थे। उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मतलब प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, वो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेते। प्रकृति उनसे प्यार करती थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी।
इसके घरने में उनके जीवन साथी तहसीना ने उनके काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब उन्हें प्रकृति की काफ़ी चीज़ों का पता था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। यानी कि जिस तरह से सालिम अली पर्यावरण प्रकृति से प्रेम करने वाले थे, इसी प्रकार चौधरी साहब भी पर्यावरण के बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब वो लोग इस तरह के थे कि उन्हें कहीं भी किसी भी माहौल में, गर्मी में या सर्दी में, बहुत बर्फीली वादियों में भी पक्षी मिल जाए तो वो उनका ध्यान रखने वाले थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। मतलब वो स्पैरो से इतना प्रेम करते थे कि उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा स्पैरो उनके बारे में जानती है, गौरैया। हाँ, वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचाना। लेकिन मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी कि सालिम अली के बचपन में एक ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने एयरगन से एक नीलकंठ की गौरैया को मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ नया खोज मिला और वो पक्षियों के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जिस तरह से लॉरेंस ज़िंदगी को, प्रकृति को मानते थे, उसी प्रकार वह भी प्रकृति में ही ज़िंदगी देखते थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने के बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज ही पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। निबंध पर्यावरण।